स्टूडेंट्स कम बैक। और हमने देखो ये पहले प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक सारे के सारे देख चुके हैं अभी तक के, और ये बेसिक मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब लास्ट का बस बचा ये एक या फिर एक और लेक्चर होगा हमारा लगभग और बेसिक मैथ्स आपकी क्लियर हो जाएगी, चाहे जेई का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो। ठीक है, आपकी बेसिक मैथ्स एकदम परफेक्टली हो जाएगी। तो देखो प्रीव्यू में हम यहाँ से एंगल से लेके मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट तक हम देख चुके हैं। इंटीग्रेशन का भी हमने कुछ ना कुछ पार्ट्स देख चुके थे, उसके हम डेफिनेट इनडेफिनेट वाले देख रहे थे वहां पे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका इनडेफिनेट और इनडेफिनेट की इनकी डेफिनेशंस वगैरह देख लिया था। एक दो क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे कि डेफिनेट कब यूज होता है, इनडेफिनेट कब यूज होता है, कैसे मतलब इनको पहचानेंगे भाई इनडेफिनेट है डेफिनेट है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, ध्यान रखना। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर पे जाके मेरा ये वापस इन पॉइंट्स की इनकी बेसिक नॉलेज ले सकता है। अब इसी के आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेट इनडेफिनेट के ही क्वेश्चंस कुछ करेंगे, फिर एप्लीकेशंस देखेंगे, हम ग्राफिकल देखेंगे और एवरेज वैल्यू और बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था और जिन बच्चों ने कर लिया वो ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है। देखो इसको ये वो समीशन वाले रूल से करना है। देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू समझ लो इसको। तो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x² प्लस 2ab, तो रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे है पूरा फंक्शन मैंने ओपन कर दिया। अब ओपन करने से क्या हुआ, इंटीग्रेशन। अब देखो ये फंक्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अच्छा ये तो कट ही रहा है, तो यहाँ पे 2 बच गया। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका किसका करेंगे, एक्स का, 1/x का और 2 का। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको ओपन करोगे तो x.dx इसको अलग कर लो, 1/x इसको अलग कर लो और 2dx इसको अलग कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमें डेफिनेट वाला नहीं है, इनडेफिनेट वाला है, लिमिट वगैरह कुछ नहीं दे रखी। तो सॉल्व करेंगे तो प्लस में कांस्टेंट लगा लेनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² 2। ठीक है, यहाँ पे 1/x का क्या हो जाता है ln x प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट। ध्यान रखना इसमें और इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में यही डिफरेंस है, वो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कुछ एल्जेब्रिक हम फंक्शंस के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखो कभी भी फंक्शन ऐसा हो ax प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पे n वाला फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान रखना n वाला मतलब जैसे उसमें देखा था ना हमने कि n वाला होता है तो n आगे आ जाता है और n में से कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इसमें उसका उल्टा है, n+1 हो जाएगा, n+1 का डिवाइड। और जिसको हमने वो माना है, चेन रूल याद करो, चेन रूल में ऐसे होता था, इसको एक फंक्शन मान लेते थे तो उस फंक्शन का वापस से डिफरेंशिएट वो करते थे हम, है ना, डिफरेंशिएट करते थे। तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है अपने को और कुछ नहीं। तो इंटीग्रेट करोगे या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो डायरेक्ट चीजें ध्यान रखना है अपने को। देखो ये जो a है या फिर इसके जो भी x के आपके मल्टीप्लाई में जो भी कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करना है, सिंपल सा। मतलब इस n का तो क्या हुआ n+1 हो गया और इसका डिवाइड हो गया और सिंपल हमने फंक्शन लिख ही दिया। और जो भी x का कोफिशिएंट था उसको उसके डिवाइड में लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये 1/a कैसे लिखा, क्योंकि ए एक्स का इसका वो है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसलिए तो और फंक्शंस के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। देखो 1/x, इसको 1/x का फंक्शन मान सकते हैं। 1/x का फंक्शन होता था ln x, तो ये देखो ln x। और अब जिसको x मान रखे हो उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है a, तो 1/a में लिख दो इसको, सिंपल। ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं। अब जैसे साइन, साइन की जगह यहाँ पे कुछ एंगल है, अब एंगल की जगह x नहीं है, कुछ और फंक्शन है ax प्लस b ऐसा कुछ है ना, तो साइन x का क्या होता है cos x, है ना। और जो भी आपके उसमें है, जो भी x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का डिवाइड प्लस में सी। और यहाँ पे ध्यान रखना साइन का माइनस cos x होता है, इसलिए माइनस का साइन याद रह जाएगा। जैसे cos x है cos x, अब cos x x की जगह क्या है ax प्लस b है। ठीक है, तो हम भी ax प्लस बी लिख देंगे। और जो भी एक a के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, उसको डिवाइड में लिख देंगे। चलो भाई ये डिवाइड में लिख दिया। तो ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे e की पावर ax प्लस बी, तो e की पावर ax प्लस बी, और जो भी a का कोफिशिएंट है आपका a, उसका डिवाइड दे दो, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक आ गया आपके कि cos x 2x प्लस 4, तो cos 2x प्लस 4 डॉट dx, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आंसर हमारा। देखो
कोसेक्स का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोसेक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस का साइन एक्स होता है, ध्यान रखना साइन का कोस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2x+4 हो गया। अब यहाँ पे x था इसीलिए हमने साइन एक्स लिख दिया, यहाँ पे x होता तो साइन एक्स लिख दिया, लेकिन कोई और फंक्शन है और फंक्शन का x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो इसमें 2 का डिवाइड दे दो प्लस का c, ये आपका आंसर। ओके, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इस फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है। डिवाइड में मतलब 1/x मान सकते हैं इसको, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ln x। तो इसके अंदर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ln x, x की जगह क्या लिखेंगे 4t - 2, ठीक है। अब देखो जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन है 4, तो 4 + c, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे एक एक स्टेप में आप कर सकते हो यदि आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो। चलो भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट वाले में, इनडेफिनेट में तो समझ गए भाई, लिमिट नहीं होती है तो प्लस का सी लिख देते हैं। डेफिनेट में एक कोई ना कोई लिमिट फिक्स कर देते हैं, जैसे ये मान लो ये कोई आपका फंक्शन है, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स वाई एक्सिस में आपका एक फंक्शन है, जो कि वाई आपको फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स आपका वेरिएबल है, जो कि एक्स चेंज होने से वाई का फंक्शन चेंज हो रहा है आपका। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी दो वैल्यूज फिक्स कर दी, यहाँ पे x = a to x = b तक, तो ये इसकी लिमिट फिक्स हो गई भाई। इस लिमिट के बीच में ही ये चीजें कुछ पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअल में हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर मान लो इस एरिया को निकालना है मुझे, इस एरिया को निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट मान लेता हूँ, एक छोटा सा dx पार्ट मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा छोटा सा dx पार्ट मान लिया मैंने, ये छोटा सा dx पार्ट मान लिया मैंने। अब इस dx का मैं यदि इंटीग्रेशन कर दूं, इस dx का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो इसका मतलब सबका पूरा का पूरा एरिया जुड़ जाएगा। ये एरिया है, ऐसे बहुत सारे हैं छोटे 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 छोटे, उनका सबका समीशन कर दो, इसका मतलब जुड़ गया। और समीशन का मतलब आपको पता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब समीशन ही होता है, अपना समीशन करना ही होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका एरिया निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, और मुझे लिमिट दे रखी है तो उस लिमिट के बीच का ही एरिया निकल के आएगा। चलो भाई देखते हैं कैसे। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दोनों बात एक ही है। देखो कैसे, मान लीजिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया मुझे पता है यहाँ पे, अच्छा इस लेंथ की y है, y, और ये क्या है dx, तो यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ पे y × dx, ठीक है। और मुझे पूरा कंप्लीट एरिया निकालना है, तो इसका मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो ये देखो एरिया y dx आ गया आपका। अब y क्या है आपका फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा वो इसके वैल्यूज रख देंगे, तो जो भी फंक्शन होगा वो रख देंगे हम, .dx कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल एरिया बताएगा। अब जो भी लिमिट होगी, x की लिमिट है, जैसे x कि जिस भी वेरिएबल है ना उसी की लिमिट रहेगी यहाँ पे, तो x = a to x = b, ऐसे किसी भी एरिया को हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से उसकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो कभी भी किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना है जिसमें हमें नहीं पता कि कैसे निकालना है, और कोई फंक्शन दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो x टू जो भी x जहां तक है, वो लिमिट लगाने से आपका एरिया आपको पता चल जाएगा, देन आपका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वही जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है वही डिसाइड करता है, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, फाइनल और इनिशियल लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम इस सारे एरिया को काउंट कर पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डेफिनेशन मेरी याद रखना है, इसमें एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y.dx। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, जैसे ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है, इसका मतलब 6 तो आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे x.dx, ठीक है, जिसकी लिमिट है 3 to 4। इंटीग्रेशन कर दो भाई 6x² / 2, ये पता है ना कैसे आया, x की पावर 1, 1 + 1, यहाँ पे 1 है ना x की पावर, यहाँ पे देखो 1 है x की पावर, तो 1 + 1 2 और अपॉन 2, और ये लिमिट लगा देंगे हम, ये लो भाई, इसको ऐसे मछली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट से, तो यहाँ पे इसकी लिमिट 3 to 4, आंसर कर दो भाई 6 में डिवाइड हो 3 और ये x², तो x²
अब लिमिट रख दो इसकी 3 और 4, तो इसकी लिमिट रखेंगे 3, तो एक्स स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9, तो ये 7, 7 इंटू 3 21। तो ऐसे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जो भी यूनिट वगैरह दे रखी होगी उसमें यूनिट में आंसर दे देंगे हम। ओके, चलो नेक्स्ट, इसमें देखो ये भी अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वही लिमिट दे रखी है इसीलिए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसी का एग्जांपल है। देखो तो ये अलग अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, ठीक है। तो देखो 10 का 10 ऐसे कैसे, x का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर आ जाएगा 4x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ब्रैकेट के साथ हम लिमिट रख देंगे 1 to 2, ठीक है। चलो भाई इसको जिन जो सोल्व हो सकता है वैसे कर लो, तो 10/3 और यहाँ पे आ जाएगी लिमिट 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, चलो -4, ये 2 से 2 कट गया, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, लिमिट रख दो 1 का स्क्वायर, फिर आ गया 4x, x की जगह 2 माइनस ऑफ 1, इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा 10/3, 10/3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, ठीक है, -2। अब ये सॉल्व आप कर सकते हो आराम से, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, और ये आपका प्लस 2 माइनस 1 2 1, 1 इंटू 4 4, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एनालिटिकल, दो तरीके के आएंगे इसके एप्लीकेशन, एक तो एनालिटिकल और एक ग्राफिकल। दोनों ध्यान रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि एनालिटिकल का मतलब क्या होता है और ग्राफिकल का मतलब क्या होता है। एनालिटिकल का मतलब जैसे यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, कि इसके हिसाब से देखते हैं। देखो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है ये, या उसका जस्ट उल्टा है। डिफरेंशिएशन जो हमने सीखा उसके एप्लीकेशन देखे हमने, अब ये जस्ट इसका उल्टा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन का उल्टा कर सकते हैं हम। मतलब मान लो वहां पे क्या निकाल रहे थे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम वेलोसिटी निकाल रहे थे, dx अपॉन dt करके हम वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है, मतलब हम डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम का ऐसा कुछ करके निकाल सकते हैं। आइए कैसे, चलो यहाँ पे दिखाते हैं हम इसके एप्लीकेशंस कैसे कैसे करते हैं। ये एक मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, बात एक ही है, वो है आपका डेल्टा x x2 माइनस x1। कोई पोजीशन पहले x1 थी फिर बाद में x2 हो गई, ठीक है, ये आपकी पोजीशन है। और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, जो डेल्टा v है ये है, पहले कुछ वेलोसिटी v1 थी बाद में कुछ वेलोसिटी v2 है, तो ये डेल्टा v2 है, डेल्टा v है, डेल्टा x है आपके पास। दो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट में या फिर पोजीशन में आपका, या फिर पोजीशन में चेंजेस दिखा रखा है, और एक है वेलोसिटी, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखा रहा है, ठीक है। दो पॉइंट है, अब इन दोनों पॉइंट से हम मान लीजिए कुछ भी निकालना हो, जैसे आपने ये चीज अभी अभी मैं बता रहा था इसके बारे में, जैसे डिफरेंशिएशन से आपने सीखा ना, v इक्वल टू dx अपॉन dt, इंस्टेंट, ये तो बड़ा बड़ा हो गया पूरा पूरा, है ना, फाइनाइट चेंजेस हो गया। इनफाइनाइट चेंजेस मतलब बहुत ही हल्का छोटा सा वेरिएशन या इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज है ना। तो ये देखो dx अपॉन dt लिखते हैं वेलोसिटी को, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt, तो ये बहुत इंस्टेंट चेंज को दिखाता है, बिल्कुल छोटे से चेंजेस को दिखाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या यूज हो रहा था हमारा, यहाँ पे यूज हो रहा था डिफरेंशिएशन, है ना भाई, वेलोसिटी पोजीशन दे रखी, डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे थे, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। अच्छा इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन में पहुंच गए, इसका मतलब मैं यहाँ पे पोजीशन पूछूं कभी कभी, तो पोजीशन पूछूं तो ये इसको इधर भेजो, तो देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये dx इक्वल टू वी डी टी। अच्छा इसका इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, अपोजिट ही तो है, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या इसकी पोजीशन पता चल जाएगी हमें। तो देखो इसकी पोजीशन जो भी होगी हमारी, मान लो ये x आ गया और यहाँ पे v dt, अभी ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है, जो भी लिमिट हमारी, तो यहाँ पे x का वही डेल्टा x, तो ऐसे कर सकते हैं हम, मतलब वही x की पोजीशन रखेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल टू वी डी टी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये वही दिखा रहा है, एरिया दिखा रहा है, किस किस का, t का और v का। एरिया का मतलब क्या होता है, दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती है,
तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, v और t। मतलब मैं अभी ऐसे कुछ ग्राफ बनाऊं और यहाँ पे v रखूं और यहाँ पे t रखूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जो भी मेरा, तो ये जो भी एरिया आएगा इसके अंदर, ग्राफ के अंदर अंदर जो एरिया आएगा आपका, वो किसको दे रहा होगा, किसकी वैल्यू दे रखा हो, वो आपकी पोजीशन की वैल्यू दे रखा होगा, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा होगा। समझ गए? तो ये इसका जस्ट उल्टा अपोजिट एप्लीकेशन है, ध्यान रखना कि हम कभी भी वेलोसिटी टाइम से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे डिस्टेंस और टाइम से क्या निकाला था, वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम से क्या निकाला था, एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंशिएशन के वो थे, एप्लीकेशन थे। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब हम वेलोसिटी और टाइम से, वेलोसिटी और टाइम से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करने से क्या होता होगा, हमें पोजीशन मिल जाती है, या फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग बोले, ये ग्राफिकल मेथड में पढ़ेंगे, अभी एनालिटिकल है। तो ये आपका ये जो पार्ट है वो एनालिटिकल है, ध्यान रखना, ये आपका एनालिटिकल पार्ट है, जिसमें हम मैथमेटिकली या इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं पोजीशन वगैरह। ठीक है, अभी जैसे मैं इसकी बात करूं, ये इधर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम, dv अपॉन dt लिखते हैं। अब मैं बोलूं कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी, तो ये इधर गया, तो dv इक्वल्स टू क्या हुआ, a dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया मैंने, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी, जो भी है मेरा dv का क्या होगा, v होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन मेरी वही v2, v1 से v2 इक्वल टू adt। तो ये adt क्या है, adt टाइम की इसकी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, ठीक है, तो ये adt क्या है, ये इंटीग्रेशन ही तो है, a और dt का इंटीग्रेशन कर दो तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये देखो ये लिखा हुआ डेल्टा v, इसको डेल्टा v लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी कितना बताएगा, adt। तो ये adt क्या है, ये आपका एनालिटिकल पार्ट है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन का यूज करके हम उसकी पहले वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन आगे वाली वैल्यू है ना, वैसे वेलोसिटी, और वेलोसिटी से पहले डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, बाकी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अभी बेसिक यूज बता रहा हूँ मैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या यूज है एक्चुअल में। ठीक है, लो भाई आपके पास क्वेश्चन आ गया है। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दे रखी है, वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन दे रखा है आपको, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड, ये बोल दिया भाई 8 3 सेकेंड पे इस पे बताना है। अच्छा ये इनिशियल पोजीशन दे दिया भाई, x इक्वल टू 20 पे, 20 तक इनिशियल पे है ना, 20 पे ध्यान रखना, जीरो पे नहीं है। वो बोले एट रेस्ट, या फिर इनिशियल जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो मानना है, या फिर बोले एट रेस्ट तो ये जीरो से स्टार्ट करना है, जो भी वेलोसिटी कुछ भी दे रखा हो, एट रेस्ट का मतलब जीरो। ठीक है, बट वो बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन कितनी है भाई, 20 है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि वेलोसिटी का कोई ग्राफ दे रखा है आपको, और पार्टिकल की 3 सेकेंड पे उसकी क्या पोजीशन है, एक्स पूछ रहा है, मतलब x1 तो हमें पता है इनिशियल, x2 ये फाइनल वाला, x2 पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब मैंने बताया कि वेलोसिटी से पीछे आ रहे हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है मतलब डिफरेंशिएशन, आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। आओ, मतलब देखो अभी जो बोला ना मैंने उसका मतलब बता रहा हूं कि आपको वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी चाहिए एक्स का डिफरेंशिएशन किया, मतलब पीछे वाले कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन किया। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले कौन आता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद में आता है एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन किया। उल्टा करना हो मतलब ऐसे चलना हो उल्टा, मतलब वेलोसिटी चाहिए होती तो हम क्या करते, इंटीग्रेशन करते ए डी टी, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता तो वी डी टी करते, वी डी टी इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वी डी टी करते हैं, यदि वेलोसिटी चाहिए तो ए डी टी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, v दे रखा है, x पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x वही dx अपॉन dt वाला, वही dx इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी डी टी, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दो। तो ये देखो यहाँ पे आ गया x, इसकी लिमिट रख देंगे हम। अच्छा इनिशियल लिमिट तो हमें पता है 20, बाद वाली हमें पूछा है x2 पूछा है। अच्छा v का इक्वेशन जो भी आपको है वो गिवन है, जो भी पुट कर दो इसमें, +4, ठीक है, और मीटर पर सेकंड जो भी है, ठीक है, और इसमें dt।
अच्छा, इसमें आपको पता भी है, लिमिट भी पता चल रही है। देखो इनिशियल में t इक्वल टू 0 मान सकते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और t इक्वल टू 3 सेकंड में, मतलब ये 0 से 3 सेकंड के बीच की वैल्यूज पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। तो ये x2 माइनस 20 और इधर इधर की साइड ये हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 4t, ये आ गया। और इसमें लिमिट लगा दो 0 से 3। इसको सॉल्व कर लो, x2 ही बचा है इसमें वेरिएबल, क्योंकि ये तो यहाँ पे सॉल्व हो ही जाएगा। देखो t पुट करोगे 0 0 हो जाएगा। देखो कर ही लो इसको, 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो 27 डिवाइड में क्या है 3 है भाई, ओके, ये कम हो गया, प्लस का 3 इंटू 4 12 हो गया। और इनकी लोअर लिमिट का कोई रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाएगी। तो ये 0 0 और इधर x2, तो x2 माइनस का 20 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 9, 9 इंटू 18, 18 और 12, ऐसे कर लो, 18 और 4 इंटू 36 48, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये भी उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप x2 ऐसे पता कर सकते हो फाइनल वैल्यू आपकी क्या होगी। तो ऐसे इसके एप्लीकेशंस आपको यूज करना है। बाकी मेन काम मेरा यहाँ तक था, यहाँ तक सिखाना था भाई, यहाँ तक बच्चे को सीखने आना चाहिए। तो आपने ये सीख लिया है कि इसका एप्लीकेशन कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन देखो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टू यू, ठीक है, टू यू है। एक्सेलरेशन इज kt, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t। किसी भी टी टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल बोला है t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी vi या v1 वो 2u थी, ठीक है। तो वेलोसिटी v2 पूछ रहा है, ये v2 पूछ रहा है t इक्वल्स टू t में, मतलब t की फॉर्म में फंक्शन निकालना है अपने को, t और u की फॉर्म में। चलो आओ, अब यहाँ पे क्या है भाई, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना मैंने बताया। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो a dt कर दो, वेलोसिटी निकालनी है ना हमें, कर सकते हैं ऐसे। तो चलो करो। तो देखो dv, dv इंटीग्रेशन v1 से v2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt, और यहाँ पे लिमिट वही 0 से t तक। अभी लिमिट रखते हैं t1 t2 रख लो अभी यहाँ पे लिमिट रखो। देखो dv इंटीग्रेशन v1 कितना है 2u, v2 कितना है वो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू a dt। a का फॉर्मूला क्या है kt, k यहाँ पे कांस्टेंट है, t आपका वेरिएबल है, और यहाँ पे t1 आपका इनिशियल है, t2 आपका कितना है, t2 आपका t है, t की फॉर्म में आंसर निकालना है अपने को, डॉट dt। चलो इसको सोल्व कर लो, dv का क्या हो गया v 2u v2 हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू k t स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे पता है ना पावर 1 है तो इसका डबल, मतलब 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट रख दो, लिमिट रख दो 0 से t तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2u, ये 24 नहीं है 2u है, ठीक है। तो ये 2u माइनस v2 इक्वल्स टू kt रखेंगे हम, तो k t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो आपका v2 की वैल्यू क्या आई भाई, v2 की वैल्यू उधर भेज दो, ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2u माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर है फाइनल। ओके, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं, अभी अभी मैंने थोड़ा बहुत इसका बता दिया है भाई, एरिया के अलोंग हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, और इसी को ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। अभी जो मैंने पहले सिखाया ए डी टी वी डी टी, ये सब जो भी इंटीग्रेशन कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, ए डी टी का मल्टीप्लाई हो रहा था, वी डी टी का मल्टीप्लाई हो रहा था, वो था आपका एनालिटिक मेथड। ओके, अब आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का पार्ट है। इंटीग्रेशन का दो ही तरीके हैं, ध्यान रखना, एनालिटिकल, ग्राफिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम में आते हैं आपके, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। वही है जो मैंने पिछले वाले में बताया था ना कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व से भी हम डायरेक्ट वैल्यूज पता कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, जैसे वही ये फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ एक्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और उस फंक्शन का जो भी एरिया है उसकी एक लिमिट होगी, x इक्वल टू ए है,
और x इक्वल टू बी। इस लिमिट के बीच में जो भी एरिया आ रहा होगा, जो भी एरिया आ रहा होगा वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, उसका एरिया को बताएगा। ठीक है, तो देखो वही वापस dx, ये छोटा सा पार्ट मानेंगे हम, dx ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसमें आपका जो एरिया आ रहा था वो क्या आ रहा था, y आपका फंक्शन y डॉट dx, y डॉट dx करोगे, इसका समीशन करोगे तो टोटल ओवरऑल आ जाएगा, और जो भी आपकी लिमिट है वो आप लिमिट यहाँ पे पुट कर दोगे। तो इस लिमिट के बीच का जो भी आपका एरिया है वो आपका यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं इस एनालिटिकल तरीके से, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी पीछे पीछे पिछले वाले में। तो इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी लिमिट रख दोगे, ध्यान रखना ये सॉल्यूशन के बाद में लिमिट रखी हुई है। ठीक है, तो या ऐसे कर लो या डायरेक्ट एरिया निकाल लो, एरिया निकालोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी, ये और ये बराबर है दोनों, ध्यान रखना। ये एनालिटिकल पार्ट हो गया, ये इसका डायरेक्ट एरिया निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, बिटवीन द कर्व एरिया y इक्वल टू एक्स की पावर 3, जहाँ पे x एक्सेस फ्रॉम द 0 टू x इक्वल टू 3, यहां से यहां तक का है आपका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, तो ये आपकी लिमिट हो गई। अब इस लिमिट के बीच का जो ये एरिया है ये कैसे फाइंड करोगे, अब ये कोई शेप तो है नहीं, सर्किल वगैरह ट्रायंगल वगैरह ऐसे तो है नहीं, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो आप अपने इंटीग्रेशन की हेल्प से करोगे। इसमें हम देखते हैं कैसे। तो देखो एरिया इक्वल टू, मैंने अभी अभी बताया कि जो भी कोई छोटा सा एक पार्ट मान लो dx, ठीक है, और इसकी जो भी लेंथ है वो y, तो हम जो एरिया निकालेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx। अब जो भी y का फंक्शन होगा उसकी लिमिट रख देना। अब इसकी देखो dx जो भी आपकी वेरिएबल है उसकी लिमिट रख दो 0 और यहाँ पे 3, तो ये 3। अब जो फंक्शन है वो रख दो, फंक्शन कौन सा है x इक्वल टू क्यूब वाला, तो यहाँ पे वैल्यूज रखो x क्यूब डॉट dx और लिमिट रख दो 0 से 3। तो देखो अब आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट रखेंगे हम 0 से कितना है 3 है। ठीक है, तो 0 से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस अपॉन 4, और ये 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 अपॉन 4, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं। इसका एरिया ये है। कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, उनको करोगे कैसे, इंटीग्रेशन से। ग्राफिकल ना दे, डायरेक्टली वो बोलेगा, जैसे मैंने अभी पिछली वाले करवाए क्वेश्चन, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। ये दो ही इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। चलो भाई नेक्स्ट ये है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है भाई, कहां से 0 से π/2 तक, सिंपल, या फिर ग्राफ बना के बताऊं, चलो ग्राफ बना के देख लो। देखो कोस का अभी बताया नहीं है, बट कोस का ग्राफ ऐसा होता है, अभी ग्राफ से आएंगे ना तब देखेंगे अब। तो कोस का ग्राफ इस टाइप से होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में वापस ऐसे चलता रहता है। तो ये 0 पे एकदम 1 होता है और π/2 पे 0 होता है। तो आपका यहाँ तक का एरिया बताना है, मतलब ये एरिया बताना है अपने को, लिमिट है ना 0, तो ये 0 हो गई और x इक्वल टू π/2 हो गया। ये अभी आपको नहीं आया, अभी नेक्स्ट क्लास में यही बताएंगे, ग्राफ से बताएंगे सभी के, सभी फंक्शन के। तो अभी y इक्वल टू ये, तो अभी हम ये नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं, हमें तो इंटीग्रेशन तो आता है ना, तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इसका एरिया पूछा है तो ये लो भाई, एरिया इक्वल टू यही होता है y डॉट dx, सर ने तो यही सिखाया है, तो यही सही है। तो 0 से लिमिट कितनी है π/2 तक। अब y का जो भी फंक्शन है वो पुट कर दो इसमें। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ y cos x डॉट dx, लिमिट कितनी 0 से π/2 तक। cos x का आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, sin x होता है, लिमिट रख दो 0 से π/2 तक। अच्छा sin π/2 की वैल्यू पहले रखोगे तो sin π/2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है, फिर 0 पे 0 हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आया 1, ये इसका आंसर आ गया। कर सकते हो ना ऐसे, सिंपल है सारा। अब आता है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन में वही है कि दो चीजों का मतलब एरिया मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो एरिया आ जाता है एक्चुअल में, जैसे यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो एरिया है वो तो हमें पता चल गया, वो तो इंटीग्रेशन वगैरह से निकाल सकते हैं। यदि इसका एवरेज ही निकालना है, यदि इसका एवरेज ही निकालना है तो इसकी लिमिट पता होनी चाहिए भाई, यहां से यहां तक, तो उस रेंज का डिवाइड कर देते हैं। यदि उस रेंज का डिवाइड कर देते हैं
तो वो जो फंक्शन बना या फिर वो जो निकला है हमारा वो एवरेज होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में जैसे 10-10 रुपए डिवाइड किए हैं या फिर 15-15, 20-20 ऐसा आए हैं, है ना, किसी बच्चे से अलग अलग आए हैं, तो आपको याद करो 10th में ऐसे मीडियन मोड ऐसा वगैरह निकालते थे ना, तो वो मीन आता था ना, मीन सबको ऐड कर देते थे, फिर टोटल का डिवाइड देते थे, तो हमें एवरेज पता चल जाता था कि एवरेज मान लो सभी बच्चों से 550 रुपीज कलेक्ट हुआ, है ना, और 100 बच्चे थे, तो मतलब डिवाइड करेंगे हम जैसे 100 से, है ना, तो लगभग एवरेज एक बच्चे से 5.5 रुपए के आसपास आया, तो वो 5.5 रुपीज जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो एवरेज है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या करते थे, सबको ऐड करते थे, और यहाँ पे फिजिक्स में हम देख रहे हैं ऐड को क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से ऐड करते हैं। अब तो कोई सा भी फंक्शन हो उसका आप इंटीग्रेट कर दो, और डिवाइड में टोटल मतलब जो डिफरेंस था, जो लिमिट थी, उसका डिवाइड दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन पता चल जाएगा। आओ सिंपल तरीके से मैंने बता दिया एक्चुअल में, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे y के ऐसे एरोज लगे हुए हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले, इसका मतलब ये एवरेज फंक्शन है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं ए एवरेज, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें वही एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या था भाई, y डॉट, जैसे x और इसका है तो y डॉट dx, ठीक है, और नीचे dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx या फिर x, तो x का वो डिफरेंस, वो रेंज पता चल जाएगी हमें, ऐसे इस फंक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, या फिर इस फंक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, y डॉट dx डिवाइड में जो रेंज है आपकी, जो रेंज है b से a, तो यही रेंज है, तो इसको बोलेंगे, ध्यान रखना ये है रेंज, तो ये रेंज मतलब वो कितना है b माइनस a, तो ये इसकी रेंज होगी, ध्यान रखना। वही डिफरेंस, वही dx का कितना होगा, x होगा, x की लिमिट रखोगे तो b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो या ऊपर वाले तरीके से याद रख लो, किसी तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ये है एवरेज फंक्शन। ओके, चलो भाई इसमें देखते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालनी है, आपके पास है फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ये लो भाई, हम इसको बोल देते हैं, इसको कोई फंक्शन दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं भाई, चलो जेड नाम दे दिया। ठीक है, तो जेड का हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जेड डॉट dx डिवाइड में dx, और लिमिट जो भी है, लिमिट दे रखी है वो देखो, इंटरवल 0 से 4, 0 से 4। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स क्यूब डॉट डी एक्स 0 से 4 और यहाँ पे x, यहाँ पे 0 से 4 डिवाइड में दे दो उतना जो भी डिफरेंस आपका, तो यहाँ पे x की पावर 4 हो गया, और ये कितना हो गया 0 से 4, तो यहाँ पे 4, अब 4 की पावर 4 कितना हुआ, 4 की पावर 4 माइनस 0, डिवाइड में 4 भी ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड में 4, क्योंकि वो डिवाइड में रेशियो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका 4 है, और यहाँ पे 4 माइनस 0। ठीक है, तो नीचे कितना बना भाई, 4 4 16 हो गया ये, और ऊपर 64 हो गया, तो इसमें दोगे तो 4 आंसर आ जाएगा आपका, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हुई 4। ठीक है, अब जैसे ये है i इक्वल टू आई कॉस टी, जहां पे ये आई नॉट है ये, ठीक है, आई नॉट बोल दो या आई, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, तो इसका वेरी कौन कर रहा है, टी कर रहा है, ध्यान रखना, ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है आपका। ठीक है, और ये आपका वेरिएबल है, तो देखो वही आपका वापस मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालूंगा। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आई डी टी कर दो, ये लो भाई आई डी टी कर दो, कैपिटल आई है वो ध्यान रखना, आई डी टी कर दो, आई नोट नहीं है, आई डी टी कर दो, और डी टी का डिवाइड दे दो, इंटरवल जो भी दिया है 0 से π/2 और 0 से π/2, तो आई की वैल्यू, आई का फंक्शन रखो, आई का फंक्शन क्या है भाई, आई नॉट कॉस टी, ये इसका फंक्शन है, डॉट डी टी डिवाइड में इसका डी टी का क्या हो जाएगा टी, तो इसमें 0 से π/2, ये लो भाई, तो आई नॉट देखो, आई नॉट तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे π/2, ये तो कॉमन आ गया पूरा, इंटीग्रल किसका होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस टी का, तो कॉस टी का क्या होता है भाई, साइन टी होता है,
साइन टी होता है। अब लिमिट रख दो 0 से π/2 तक, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0 π/2 रखोगे, π/2 का मतलब sin 90 की वैल्यू 1, और फिर sin 0 की माइनस sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब 2i0 अपॉन पाई। तो ऐसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से सिखा रहा हूँ और बच्चे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब ये देखो, ये आपके अल्टरनेट करंट आएगा 12th में चैप्टर, उसमें एवरेज वैल्यूज, एवरेज फंक्शन आते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमेशा नीट में हमेशा पूछता है, और जेई में भी पूछ लेता है, कई बार एवरेज वैल्यूज पूछ लिया है वो, है ना। ऐसे ही फंक्शन देता है और उसकी एवरेज वैल्यू। अब ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब जाके आप करोगे, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे। चलो भाई, अब बाइनोमियल ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो स्टूडेंट, जो यहाँ तक मैंने सिखाया वो आप अपने तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश का हमारा चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, इसकी डीपीपीज मिल जाएगी, है ना। तो आप वहां से एक बार प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, जो लास्ट अपना लेक्चर होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।